आप देख रहे हैं तो फ़ैमान माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन। नाज़रीन, इंटरनेट की ईजाद और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल जो है इख्तियार कर गई है। ज़राए आमदोरफ्त की तेज़ी ने फासलों को बहुत ज़्यादा समेट कर रख लिया है। आप मुख्तसर अरसे में पूरी दुनिया से ना सिर्फ रब्ता कर सकते हैं बल्कि किसी भी मुल्क में तालीम, बिज़नेस या सेहत के सिलसिले से आप कहीं जा भी सकते हैं। अगर दुनिया की आप कोई भी मुल्क होते हैं, उनकी इमिग्रेशन जो होती है उसके कुछ ना कुछ उसूल होते हैं, राब्ते होते हैं, कवानीन होते हैं, जिनके पासदारी जो है मुझे लगता है हर एक के ऊपर एक लाजिम होती है। हर शख्स इन कवानीन को ख़ुद से नहीं समझ सकता, इसके लिए किसी न किसी काउंसलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान से भी लाखों तलबा, बिजनेसमैन और ट्रैवलर्स जो होते हैं वो हर साल दूसरे मुल्कों का सफ़र कर रहे होते हैं। उन्हें इस हवाले से क्या मुश्किल पेश आती हैं और उसका क्या हल है नाज़रीन, इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है इमिग्रेशन काउंसलर राना इनाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसे भी हैं? वेलकम कहेंगे हमारी ट्रांसमिशन में। आप थैंक हमारे यू आज वेरी मच। ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। थैंक यू। सबसे पहले आपसे सवाल ये करेंगे कि ये जो पाकिस्तान से किस किस्म के लोग हैं और इमिग्रेशन हैं, जो इमिग्रेशन है बेसिकली वो किस किस्म की है, ज़्यादा होती है ये भी बता दीजिएगा। पाकिस्तान से ज़्यादातर तो लोग स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, और जिसमें हमारे नौजवान अंडर 30 जिनकी एज 30 से कम है, एजुकेशन एमफिल है या मास्टर है और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो फेवरेट केस हैं पूरी दुनिया में। ज़्यादातर जो इमिग्रेशन हो रही है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और पाकिस्तान से लोगों की प्रेफरेंस भी इन 3 कंट्रीज़ से ही है। अच्छा। क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तान में ये तीनों कंट्रीज़ फेवरेट हैं। इसके बाद फिर जो लो क्लास है हमारी, जो जिनकी एजुकेशन कम है और वो उनके पास हुनर है लेकिन एजुकेशन कम है, वो लोग ज़्यादातर जा रहे हैं यूरोप में। अच्छा, मगर कनाडा की प्रेफरेंस ज़्यादा क्यों है? क्या उधर के कवानीन थोड़े से रिलैक्स हैं? बिल्कुल फ़िज़ा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। कनाडा लोगों की प्रेफरेंस इसलिए है, एक तो ये वेलफेयर अलाउंस है, वेलफेयर कंट्री है सॉरी। यहाँ आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एक वेलफेयर कंट्री में मिलते हैं सबको। इसमें बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, पर चाइल्ड आपको 6 से 500 कैनेडियन डॉलर आपको पे करता है उस कंट्री के जो गवर्नमेंट पे करती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि कनाडा ही क्यों, कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से। पीसफुल है, वो अमेरिका और यूके की तरह बड़ा रशी नहीं है। अच्छा। आप अमेरिका की लाइफ, बहुत सारे लोग जो अमेरिका विज़िट कर चुके हैं वो देखते हैं कि अमेरिका की लाइफ बड़ी फास्ट है, ठीक है, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को कनाडा इसलिए पसंद है कि वहाँ लाइफ ज़रा स्लो है, वो बड़ा अपने स्लो तरीके से काम करते हैं लेकिन परफेक्ट टाइमिंग में काम करते हैं। अच्छा। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो है कि अपना काम बड़ी सुस्ती से कर रहे होते हैं, लेकिन टाइम के मुताबिक। अच्छा। अमेरिका में तो एक आप देखते हैं कि हर वक्त अगर आप 8 घंटे एक जॉब कर रहे हैं तो दूसरी 8 घंटे फिर आपने स्टार्ट कर दी। कनाडा में ऐसा नहीं है, उनको अच्छा, पता है कि आपको आपने बेनिफिट। इमिग्रेशन जो है उसके लिए जो एक्सप्रेस वीज़ा एंट्री हो जाती है, एक्सप्रेस right? एंट्री कनाडा के लिए, या तो उसके लिए एक जो आम बंदा अगर जाना चाहता है तो उसके लिए जो मराहिल हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको आसान लफ्ज़ों में ज़रा देखने वालों को बता दीजिए। जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सप्रेस एंट्री में वो बंदा फॉल करेगा जिसकी पाकिस्तान से एटलीस्ट 4 इयर्स बैचलर है या 2 इयर्स बैचलर 2 इयर्स मास्टर लाजमी है, और जो फेवरेट केस है वो पाकिस्तान से एमफिल वाला है, एम फिल वाले। या जो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी बैचलर भी कैनेडियन मास्टर के बराबर है, लाइक डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, फिज़ियोथेरेपिस्ट, ये जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं ये, और प्लस जो है लॉयर हमारे, ये भी कैनेडियन मास्टर ही हैं। और अगर इनका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आइल्स का स्कोर, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो कोर्स है, ज़ाहिर एक इंग्लिश कंट्री है, हमने
वो लैंग्वेज भी बेहतर होनी वहाँ चाहिए। जाके हमने पंजाबी तो नहीं बोलनी। ओबियसली पंजाबी उनके कुछ सूबों में पंजाबी भी है, हाँ, लाइक मतलब अगर अंग्रेजों के साथ पंजाबी भी तो नहीं या वैंकूवर जो है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है। जी, तो लेकिन मेन जो उनकी लैंग्वेज है फॉर इमिग्रेशन वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश, या तो इंग्लिश का टेस्ट आपको पास करना है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एमफिल एजुकेशन है तो बहुत अच्छी है, और उसके बाद आफ्टर 30 से कम आपकी एज होनी चाहिए। 30 से कम एज का क्या मसला है? कनाडा ने जो कोशिश की है कि यंग जनरेशन के लोग आएँ ताकि वो हमारी इकॉनमी को बूस्ट भी कर सकें। ये नहीं कि बूढ़े चले जाएं और वो उनके वेलफेयर अलाउंस पे चले जाएं और तो उनको फिर खांसी, हॉस्पिटल नज़ला, में जाना जुकाम, पड़ता है। बाकी जी, बीमारियों के इलाज चलना शुरू हो जाएंगे इस वजह से। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि 30 के बाद वाले भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनके पॉइंट कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, 30 के बाद 5 पॉइंट है, फिर 31 के बाद फिर 5 पॉइंट है। हर एक साल के बाद। हाँ, अब उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या 30 साल के बाद वाले क्वालिफाई नहीं करते? जी करते हैं। उसमें फिर आप देखते हैं कि आपको पॉइंट्स मज़ीद और कहाँ से मिल सकते पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। है। हाँ, तो उसमें उनकी अगर कोई ब्लड रिलेशन है कनाडा में तो वो पॉइंट्स मिल जाते हैं, और अगर आपको कोई कहीं से जॉब ऑफर आ रही है तो वहाँ से पॉइंट्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स है। या और अगर आप इंग्लिश का टेस्ट उनकी रिक्वायरमेंट से भी अच्छा कर लेते हैं हाँ। तो उससे पॉइंट्स मिल जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश का टेस्ट। जी, अच्छा, आइट्स जिसे कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जी, है ये इन चीज़ों के important साथ। है। जी। अरे वाह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एक जो बंदा है अपना पूरे पॉइंट्स भी पूरे कर लेता है, ठीक है, उसके बाद जो उसका अगला मरहला होता है वो किस तरह से शुरू होता है? जब वो अपने पॉइंट्स पूरे कर लेता है तो हमारे पास आता है वो, या उसके पॉइंट्स पूरे नहीं हैं तो हमारे पास आ जाए, हम उसको गाइड कर देते हैं। हम उसको कहते हैं कि सबसे पहले अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। हम उनको कनाडा से इक्वलेंसी करवाते हैं। हम वो कनाडा को भेज के कि इक्वल टू कैनेडियन लेवल उनका क्या बनता है। जैसे अब हमारी 4 इयर्स बैचलर है तो वो कैनेडियन बैचलर है, या 2 इयर्स बैचलर है हमारी और 2 इयर्स मास्टर है तो वो भी कैनेडियन बैचलर है। बहुत सारे लोग हमारे ये समझते हैं कि जो हमारा मास्टर है 2 इयर्स वाला वो कैनेडियन मास्टर के इक्वलेंट है। ये बिल्कुल गलत है। साल के बाद उन्हें पता चलता है कि हमारा केस तो इस वजह से रिफ्यूज़ हो गया कि हमारी तो मास्टर ही नहीं थी। ठीक है, तो बेहतर ये है कि किसी एक्सपर्ट से ज़रूर राय लें, या बेशुमार वेबसाइट्स हैं, कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फॉलो करें। अच्छा, कनाडा में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या ऐसी जॉब्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है? नंबर 1 तो जितने भी ये ट्रेड कैटेगरीज़ हैं, ट्रेड से मुराद ये है कि कुक, शेफ़, प्लम्बर, कारपेंटर, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब इशू ये है कि पाकिस्तान में ये लोग, इनके पास एजुकेशन नहीं होती और इनके पास ये आर्ट्स भी अच्छा नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ फिर जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उसमें हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, लॉयर्स, साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, इसीलिए हाँ, ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा इसमें फॉल कर रहे हैं, ये लोग क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, इन्हीं की डिमांड भी ज़्यादा है। इनकी और डिमांड भी ज़्यादा बैंकर्स हैं, बैंकर्स भी। अकाउंटेंट्स हैं, अच्छा, अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है, आईटी प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड है। अच्छा या अच्छा, अब सिचुएशन कोविड वाली चल रही है आपके सामने, ठीक है, स्टूडेंट्स को ले लें या फिर मुख्तलिफ मुल्कों में जितने भी जो लोग हैं काफ़ी हद तक फंसे हुए हैं, इमिग्रेशंस भी रुकी हुई हैं, ऐसे ही है ना। तो अब आप लोगों को ऐसे जो लोग आपके पास आ रहे हैं तो क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? नहीं, इमिग्रेशन कनाडा तो अपना इमिग्रेशन प्रोसेस कर रहा है, यूके भी अपना इमिग्रेशन कहीं की नहीं रुकी हुई। कोविड के बावजूद नहीं, इमिग्रेशन प्रोसेसिंग हो रही है, तो स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग रुकी हुई। अब देखें ना, जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे, उनके एडमिशंस भी हुए हुए हैं, मगर यहाँ से जा नहीं पा रहे। जी, वो ऑनलाइन तो आ नहीं पा रहे। बिल्कुल, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और डे बाय डे इसमें बेहतरी आ रही है। तो कुछ ही दिनों बाद
जैसे अब यूके ने वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है। मगर देखें ना, इतने पैसे लगा के ऑनलाइन इतने एक्सपोजर तो नहीं अच्छा देखें मिल आप सकता, वैसे भी इतना लगाए बंदा। पूरी दुनिया इस चीज़ में फंसी हुई है, हमें उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना तो ये पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ ना कि लोगों को शिकायतें तो हो रही होंगी ना, कुछ प्रॉब्लम्स तो हो देखें रही लोग होंगी, समझ रहे हैं, इन हर्डल्स का शिकार तो होंगे वो। देखें लोग इसको समझ रहे हैं, लोगों को पता है कि एक सिर्फ उस अकेले बंदे के लिए या हमारे लिए तो नहीं है ना, पूरी दुनिया के लिए ट्रैवलिंग बैन है। तो अगर वो बाकी सारे नहीं जा पा रहे तो हम कैसे चले जाएं? तो उसमें यह है कि 4-5 माह के अंदर आपने ये भी साथ साथ बताया कि कनाडा की इमिग्रेशन जो है वो तो जारी है, कनाडा की इमिग्रेशन जो है वो जारी है, प्रोसेसिंग जारी है, ट्रैवलिंग उनकी बैन है, वीज़ा लग जाता है, फिर जब वीज़े की एक्सपायरी होती है तो उससे पहले वो किसी ना किसी तरह एंटर कर लेते हैं। अच्छा, क्या कनाडा में जो एजुकेशन है स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री है? जो इमिग्रेंट वीज़े पे जाता है, जो इमिग्रेशन लेके जाता है, वो उसकी 80 से 70% एजुकेशन फ्री है। मतलब जो एक कैनेडियन नेशनल के पास फैसिलिटीज़ है वो सेम उसके पास भी है। क्लास 1 से लेके और A लेवल तक बिल्कुल फ्री है। अच्छा, फुली फंडेड जो बिल्कुल। एजुकेशन और होती है, ठीक है, PhD वो किन मुल्कों में है कनाडा के अलावा, ये तो बताइएगा। कनाडा के अलावा इस वक्त जो एजुकेशन फ्री है वो इटली प्रेफर कर रहा है पाकिस्तान से। स्वीडन में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं, बिल्कुल फुली फंडेड है। नॉर्वे से तो बेहतर है ये। नॉर्वे है। नहीं, कनाडा में भी देखें, अगर आप कैनेडियन नेशनल हैं तो 70 से 80% आपकी एजुकेशन फ्री है। 30% को भी आप उसको कह सकते हैं कि जब मैं जॉब पे जाऊंगा तो मैं आपको ये पे कर दूँ। अच्छा, तो वो भी एक तरह से आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो कटता रहता है। अच्छा, आपके बहुत बच्चों की ऐसे एजुकेशन नौजवान फ्री भी है। हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं, अगर वो लीगली नहीं जा सकते तो इलीगल तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं, ये सबको पता है। तो इंतहाई तो गलत। इलीगल देखें जो फिजा, रास्ता है, जो इसमें इमिग्रेशन है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें यूरोप ने कुछ बॉडीज़ भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रखी हैं जो सेमी गवर्नमेंट हैं, कुछ इदारे हैं जिनको यूरोप की कुछ NGOs जो हैं वो फंडिंग करती हैं। वो कि इतना वो काम कर नहीं रही जितना उन्हें करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है। अब लोग उसको इतना प्रेफर नहीं कर रहे। जो ये एजेंटों के थ्रू और ये जो खुशकी के रास्ते से लोग जाते थे, ये इंतहाई गलत है, इंतहाई ख़तरनाक है। तो तुर्की से निकलते थे यूरोप के लिए समंदर के रास्ते से, ये इंतहाई गलत है। और इसमें देखें हमारे पेरेंट्स का रोल होना चाहिए, बच्चों को डिस्करेज करें, ठीक है। इतने बुरे हालात पाकिस्तान के नहीं हैं कि आप अपनी जो है जान को ख़तरे में डालें, ठीक है। उसके लीगल वे है फिजा, लीगल वे है। के हालात इतने ख़राब नहीं है, आपने ये बात की। तो फिर जो बाहर जाने की ये जो करिश्मा लोगों के अंदर है, जाना चाहते हैं सारे मुल्क से बाहर, ठीक है, तो बाहर ही जाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ये बताएं ना। देखें जो अफोर्ड करता है और जिसकी एजुकेशन अच्छी है या जिसके अंदर कोई ऐसी स्किल्स हैं, मैं समझता हूँ उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। मैं लास्ट भी एक TV चैनल पे बैठा था, वहाँ भी यही क्वेश्चन हुआ था। उसमें ये होता है कि अगर फैमिली में से 4-5 आपके बहन भाई हैं, एक आध चला भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी फैमिली में एक अच्छी अवेयरनेस पैदा होती है, आपकी फैमिली ग्रो करती है। ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी जायदाद बेच देते हैं और उसके बाद उसको भेजने के लिए वो सारी जायदाद जो है वो पानी में चली जाती है। ये उस एक के लिए मिसकॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्ट। कितने हमारे खानदान में से गए, सारी जायदाद बेच के एक के ऊपर खर्चा करके उसको निकाल दिया, नहीं, बाकी सारे पड़े हुए थे। वो आप शायद तो मैकेनिक बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई वो बेचारा आप बात कुछ कर भी रही नहीं हैं, बना। वो आप शायद बात कर रही हैं स्टूडेंट वीज़ा वगैरह की, जिसमें हज़ारों डॉलर आप इनिशियल पे करके जाते हैं। अब ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको इमिग्रेशन की बात कर रहा था, अब देखा जाए तो इमिग्रेशन केस में एक फैमिली का 4 से 5 लाख रुपया खर्चा आता है। कनाडा की शहरियत लेने के लिए मैक्सिमम 4 से 5 लाख खर्चा आता है। जिस बंदे ने MPhil कर लिया या मास्टर कर लिया, क्या उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे? चले इतने नहीं भी हैं तो फैमिली में से वो 4 से 5 लाख रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। वो बातें ख़त्म हो गई कि जितने पैसे दे के जाएँ,
हाँ, इन्वेस्टर क्लास या बिजनेस क्लास वो डिफरेंट एक और छोटी सी बात कि स्टूडेंट जाते तो स्टूडेंट वीज़े पे ना, वहाँ जाके तो गायब हो जाते हैं, कुछ और काम करने लग जाते हैं। ये गलत है ना। ये या तो पेरेंट्स उसको अवेयरनेस दें, हम तो देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और मेरी कंपनी को हाइब्रो लॉ एसोसिएट को 19 साल हो गए हैं। हम किसी ऐसे स्टूडेंट को लेते ही नहीं है जिसका हमें पता चल जाए कि इसने स्टडी छोड़ देनी है। मैं आपकी आपको ये कैसे पता चलेगा? पेरेंट्स को खुद नहीं पता चल रहा होता कि उनकी नहीं औलाद पता, जाके करेगी पता क्या? चल जाता है, पता चल जाता है। स्टूडेंट्स की जो बातें होती हैं उसको जॉब की ज़्यादा टेंशन होती है अपनी स्टडी से ज़्यादा। अच्छा, इंडियन, चाइनीज़, बंगाली बिल्कुल ये नहीं करते। वो जॉब भी करते हैं और अपनी स्टडी नहीं छोड़ते। अच्छा। देखिए, आपने जॉब करनी है ना, आप करें। आपके पास बेशुमार टाइम है, 8 घंटे आपकी स्टडी है और पूरे वीक में 8 घंटे होती भी नहीं है। ठीक है, इजीली आप जॉब कर सकते हैं। आप अपने अगले सेमेस्टर की फ़ीस बना सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा मेहनत करके घर में भी भेज देते हैं ड्यूरिंग स्टडी। इमिग्रेशन में तो आप फ्री हैं ना, आप जो मर्ज़ी करें, आपने किसी यूनिवर्सिटी को कोई फ़ी पे नहीं करनी। राना इनाम साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी तरीके से गाइड किया आपने। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और जो लोग नहीं भी जाना चाहते, दोनों तरीके से आपको समझ तो आ गई होगी कि रास्ता क्या है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सही तरीके से भी जा सकते हैं, गलत तरीके से भी जाते हैं, मतलब इलीगल लीगल दोनों तरीके से जा सकते हैं, मगर सही क्या है वो आपको खुद पता है। हमने तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। अभी ना जाइएगा, बिल्कुल नहीं जाइए। भले ये आगे से मुझे ऐसे गौर से देखें कि लीगल हो या इलीगल हो, वो मैं तो बुला के इनके काम को यहाँ पे तमाम करवा रही हूँ। नहीं, अभी कोविड है, अभी नहीं जाना है, रुक जाए, सांस लें, यहाँ पे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अल्लाह देगा पैसे, ब्रेक लीजिए।